हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की क्लासेस चल रही हैं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर डाल चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहे हमारा रेफ्रिजरेटर के लिए हो या फिर हमारा हीट पंप के लिए हो, तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बताया था यहाँ पर कि जो COP ऑफ हीट पंप होगा वो होगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि अगली टर्म हमारे पास क्या आती है। अब देखिए, रिवर्सिबल डिवाइस के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। रिवर्सिबल डिवाइस आपका मैक्सिमम एफिशिएंट डिवाइस। अगर आपके न्यूमेरिकल में रिवर्सिबल सिस्टम लिखा हो, रिवर्सिबल डिवाइस या फिर मैक्सिमम एफिशिएंट डिवाइस लिखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप Q को T से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब हीट की जगह पर आप टेम्परेचर लिख सकते हो। एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट केसेस में, रिवर्सिबल डिवाइस के केस में, तो आपका जो COP है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल के केस में क्या हो जाएगा, क्या था यहाँ पर Q लोअर अपॉन में W था, Q लोअर अपॉन W, W क्या हो जाएगा Q हायर माइनस Q लोअर। तो आप Q लोअर को T लोअर से रिप्लेस कर सकते हो। और W की जगह आप क्या लिखते हो, W की जगह होता है हमारा Q हायर माइनस Q लोअर। उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह पर आप लिख सकते हो T हायर माइनस T लोअर। दिस इज द COP, कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। और अगर आपको हीट पंप के लिए निकालना हो COP, तो आप टेम्परेचर की टर्म्स में कैसे लिखोगे, T हायर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर। वो किसके इक्वल होता था, Q हायर अपॉन में Q हायर माइनस Q लोअर। ये होता था आपका COP ऑफ हीट पंप। एक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मोस्टली एग्ज़ाम में बच्चे गलती कहाँ करते हैं। जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब भी मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा और यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके न्यूमेरिकल्स में आपको Q लोअर भी दिया होगा, T लोअर भी दिया होगा, Q हायर भी दिया होगा और T हायर भी दिया होगा। अगर उसने ये नहीं बोला कि आपका सिस्टम रिवर्सिबल है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको ये वाला फॉर्मूला Q लोअर अपॉन में Q हायर वाला फॉर्मूला ही लगाना है। अगर न्यूमेरिकल में मेंशन है कि वो सिस्टम आपका मैक्सिमम रिवर्सिबल है, मैक्सिमम एफिशिएंट है, या फिर सिस्टम आपका रिवर्सिबल है, तभी आप COP को टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं दे रखा आपका सिस्टम रिवर्सिबल है तो आप टेम्परेचर को हीट की फॉर्म में ही, COP को हीट की फॉर्म में ही लिख सकते हो। आप टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑप्शन में आपके जो होंगे ना, दोनों आंसर होंगे, चाहे आप Q को यूज़ करो चाहे आप टेम्परेचर को यूज़ करो, दोनों आंसर होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप रिवर्सिबल डिवाइस के केस में ही टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर कुछ बेसिक एजम्पशंस की बात कर लेते हैं, जो एजम्पशंस इसके पीछे है। देखिए, फॉर यूजिंग द एक्सप्रेशन डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। जो हमने लिखा है ना कि आपका जो COP होगा रेफ्रिजरेटर के केस में, वो कितना होगा, T लोअर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर। ये होता है आपका COP। तो आपको इसको लिखने की जो बेसिक एजम्पशंस है, उसके पीछे कंडीशंस क्या क्या है। आपकी जो साइकिल होनी चाहिए वो इंटरनली रिवर्सिबल होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं होना चाहिए साइकिल के अंदर। टेम्परेचर शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। जो टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं, T लोअर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर, किसके लिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, या फिर T हायर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर, किसके लिए, COP ऑफ हीट पंप। ये टेम्परेचर आपको वर्किंग फ्लूइड्स के लेने हैं, वर्किंग फ्लूइड के टेम्परेचर आपको लेने हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट अजम्पशन ध्यान रखनी है। ये आपसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ये कंडीशन पूछी जा सकती है। प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ हीट एडिशन शुड बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल। जो आप हीट ऐड कर रहे हो, कहाँ से, लोअर टेम्परेचर से आप हीट को ऐड करते हो, किसके अंदर, आप डिवाइस के अंदर हीट को ऐड करते हो, और रिजेक्ट करते हो हायर टेम्परेचर पर। तो जो हीट का एडिशन हो रहा है या फिर हीट का रिजेक्शन बात कर लीजिए, वो रिवर्सिबली आइसोथर्मल होना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का तो इंटरेक्शन भी नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं।
अगर आइसोथर्मल पे आप कर रहे हो कि जो आपका टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, तो अगर आपका वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर और जिस जगह पर आपको हीट को रिलीज़ करना है दोनों का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र ही क्यों करेगी, हीट कंट्रैक्शन ही क्यों होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर, बहुत कम होगा, और हम वहाँ पर हीट को ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफ़र भी नहीं होने वाला। यहाँ पर देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब क्या है। इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं होगा इनसाइड द सिस्टम, कहीं पर कोई सडन एक्सपेंशन नहीं हो रही और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि सडन एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे, डिग्रेडेशन, एनर्जी का डिग्रेडेशन होगा, बेसिकली एंट्रोपी जनरेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सिस्टम आपको क्या दिखा रखा है। देखिए, यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर है, जहाँ पर आप हीट को रिजेक्ट कर रहे हो वो है 10 केल्विन पर, और जहाँ से आप हीट को उठा रहे हो वो है 290 केल्विन पर। ठीक, 300 केल्विन क्या है, वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर, और 1000 केल्विन क्या है, ये है आपका वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर जब वो हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जा रहा है। टेम्परेचर का डिफरेंस अगर होगा तो एनर्जी में डिग्रेडेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं बन पाएगा। तो आपका सिस्टम पूरी तरीके से रिवर्सिबल होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर, एक टेम्परेचर किसका है, यहाँ पर एक टेम्परेचर है वर्किंग फ्लूइड का, और ये टेम्परेचर किसका है, ये टेम्परेचर है आपका सोर्स टेम्परेचर, जहाँ से वो हीट को उठा रहा है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर आप एक्सटर्नली रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं सिस्टम को। तो यहाँ पर देखिए, इस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इंटरनली कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सडन एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जो हीट है ये है वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर 1000 केल्विन, और इसे अपनी हीट रिजेक्ट कहाँ करनी है, 100.01 केल्विन पर रिजेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर इसे आइसोथर्मल मान सकते हो, ये टेम्परेचर लगभग पास है। यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और उसे हीट कहाँ से लेनी है, 299.99 केल्विन से हीट को लेना है। तो यहाँ पर आप इस सिस्टम को क्या मान सकते हो, आप इस सिस्टम को रिवर्सिबल मान सकते हो। यहाँ पर आपको वर्क इनपुट करना होगा, ध्यान रखिएगा, वर्क इनपुट आपको करना होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर लो टेम्परेचर से हीट को उठा रहे हो और यहाँ पर आप हाई टेम्परेचर पर हीट को फेंक रहे हो। इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र तभी होगी जब आप इसे एक वर्क सप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए इम्पोर्टेंट बात जो आपके एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में इवन आपसे पूछी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टी हायर एंड डिक्रीजिंग बाय टी लोअर, बट द इंक्रीमेंट इज़ मोर इन केस ऑफ डिक्रीजिंग टी एल। क्या कहना चाहता है, देखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता क्या है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। लेकिन अगर आप इसे टेम्परेचर की टर्म्स में लिखोगे तो इसे लिखा जाएगा टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ टी हायर को, अगर मैं टी हायर को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो क्या करेगी, वो एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज़ करेगी, और अगर मैं लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा तो मेरी एफिशिएंसी तब भी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर मैं लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता हूँ तब मुझे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, तब मेरा इंक्रीमेंट COP के अंदर ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखिए क्या है आपकी एफिशिएंसी होगी टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर। अगर आप हायर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है टी हायर, तो ये COP को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह न्यूमरेटर में भी है और यहाँ पर डिफरेंस में है, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो COP यहाँ पर इंक्रीज़ करती है हायर टेम्परेचर को बढ़ाने से, और अगर लोअर टेम्परेचर को कम करोगे तो ये डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तब भी आपकी COP इंक्रीज़ करेगी, लेकिन लोअर का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा कि लोअर। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन रखे जाए कि मैं हायर टेम्परेचर को बढ़ाऊँ या लोअर टेम्परेचर को कम करूँ, तो हम लोअर टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें COP ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पर देखिए COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर इंक्रीजेज
बाय डिक्रीजिंग टी हायर एंड इंक्रीजिंग टी एल, चाहे आपका हीट पंप का COP हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर का COP हो, अगर आप हायर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो COP इंक्रीज़ कर जाएगी। COP क्या करेगी? इंक्रीज़। और अगर आप लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तब भी COP इंक्रीज़ कर जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। इंजन केस अपोजिट में, ये इंजन के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो जाएगा। बट द इंक्रीमेंट इज मोर इन केस ऑफ इंक्रीजिंग TL। तो सेम केस यहाँ पर भी है। देखिए, लोअर टेम्परेचर को बढ़ा लो या हायर टेम्परेचर को कम कर लो, COP ने बढ़ना है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की COP ने बढ़ना है। लेकिन अगर लोअर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपकी COP ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट द इंक्रीमेंट इज मोर इन केस ऑफ इंक्रीजिंग टी लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। इसे एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? Q लोअर अपॉन में वर्क इनपुट, और Q लोअर अपॉन में Q हायर माइनस Q लोअर। अगर मैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल रिवर्सिबल सिस्टम की बात करूँ तो Q को मैं T से रिप्लेस कर दूंगा। Q इज रिप्लेस बाय T। तो यहाँ पर देखिए आप, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या बन जाएगा? T लोअर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर। अगर आप लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, ये लोअर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो ये बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर आपने बढ़ाया तो ये जो डिफरेंस है ये कम हो जाएगा, तो आपकी COP बढ़ जाएगी। COP क्या होगी? बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हायर टेम्परेचर को कम करते हो, इसे कम करोगे तो ये डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होगा तो ये COP बढ़ जाएगी। हायर टेम्परेचर को कम करने से भी COP बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किसका ज़्यादा इफेक्ट है? लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ या हायर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँ? किसका ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से इस रिजल्ट को फाइंड आउट किया। COP रेफ्रिजरेटर की, ये है रेफ्रिजरेटर के लिए, T लोअर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर। अब देखिए, मैंने एक बार लोअर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक बार हायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। मैं देखना चाहता हूँ कि किसका ज़्यादा असर मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लोअर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ? नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया 1, माइनस का ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ? नीचे वाले का T हायर का 0 हो गया और लोअर टेम्परेचर का -1 हो गया। और क्या होता है? नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो यहाँ से T हायर माइनस T लोअर, और ये माइनस माइनस प्लस T लोअर, तो माइनस T लोअर से प्लस T लोअर कट गया। ऊपर आपके पास क्या आ गया? T हायर, और नीचे क्या बचा? T हायर माइनस T लोअर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका निकला COP विद रिस्पेक्ट टू लोअर टेम्परेचर। अगर मैं इसका हायर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, हायर टेम्परेचर के, तो पहले तो आप इस टर्म्स को ऊपर लेके जाओगे, पावर -1 हो जाएगी, फिर एक पावर आगे, एक पावर कम, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका ये निकल कर आएगा। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, T हायर माइनस T लोअर का स्क्वायर, और यहाँ पर भी T हायर माइनस T लोअर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, डिनोमिनेटर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। लेकिन ऊपर यहाँ पे क्या है? हायर, और यहाँ पे क्या है? लोअर। तो ये हायर की वैल्यू आपको पता है ज़्यादा है, लोअर की वैल्यू कम है, तो COP में आपका ज़्यादा चेंज आएगा इन रिस्पेक्ट टू लोअर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अगर आप लोअर टेम्परेचर में करते हैं चेंज तो आपको COP ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये माइनस आया है, माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका माइनस का सिग्निफिकेंस देखते हैं। माइनस का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर आप लोअर टेम्परेचर को देखिए यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, माइनस का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि अगर आप हायर को बढ़ाओगे ना तो COP कम होगा, यहाँ पर लोअर को बढ़ाओगे तो COP बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव आया है। यहाँ पर अगर आप हायर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो COP कम हो जाएगा, और हायर टेम्परेचर को कम करोगे तो COP बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। चलिए, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? इनके जो मोड होंगे, COP विद रिस्पेक्ट टू लोअर टेम्परेचर और COP विद रिस्पेक्ट टू हायर टेम्परेचर, तो आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। चेंजिंग TL विल हैव फास्टर इफेक्ट ऑन COP। लोअर टेम्परेचर में चेंज करने से, चाहे वो आपका हीट इंजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे आपका हीट पंप, लोअर टेम्परेचर को चेंज करने से COP में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा फ्रेंड्स? आप लोगों के लिए होमवर्क मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने निकाला रेफ्रिजरेटर के लिए, अब आपको हीट पंप के लिए भी ऐसा ही एक परफॉर्म करके दिखाना है, ऐसी एक डेरिवेशन करनी है, और उसमें आपको देखना है कि लोअर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होगा या हायर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने मेंशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। देखिए, अब कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट
एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट। जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का वो पार्ट जहाँ से हीट निकल रही होती है। आपने कभी फ्रिज के पीछे देखा हो, वहाँ से लगातार हीट निकलती रहती है, सिस्टम अपनी हीट को रिजेक्ट करता रहता है, तो वो कंडेंसर के थ्रू, वो अपनी हीट को कंडेंसर के थ्रू रिजेक्ट करता है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट करेगा हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट, ये रिजेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी साइकिल बनाऊँ, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लोअर टेम्परेचर, ये आपका हायर टेम्परेचर, दिस इज़ योर रेफ्रिजरेटर। इसे आपको वर्क देना होगा तभी ये काम करेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट को उठाकर हायर टेम्परेचर पर हीट को फेंक देगा। तो यहाँ से इसने क्यू लोअर उठाई और ऊपर इसने क्यू हायर फेंक दी, तो ये क्यू हायर की बात कर रहा है। क्यू हायर की यहाँ पर इसने क्या है, रिजेक्ट्स कर रहा है, रिजेक्ट यानी कि क्यू हायर पे इसने 120 किलोवाट, क्यू हायर की वैल्यू कितनी होगी 120 किलोवाट। कंप्रेशर कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 30 किलोवाट, कंप्रेशर को आपने पावर दी कितनी 30 किलोवाट, यानी कि ये वर्क की वैल्यू हो गई 30 किलोवाट, आपकी वर्क की वैल्यू हो गई। क्यू हायर की वैल्यू हो गई 120 किलोवाट, 120 इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू हायर। वो कहते हैं कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बता दीजिए सिस्टम की कितनी होगी, तो COP उसे निकालनी है। देखिए COP क्या होगा, क्यू लोअर अपॉन में W, क्यू लोअर अपॉन में W। अब क्यू लोअर तो उसने दिया नहीं, तो क्यू लोअर में कैसे निकालूंगा, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर करूँ तो मेरे पास W आता है, मेरे पास क्यू हायर की वैल्यू भी है, W की वैल्यू भी है, तो क्यू हायर माइनस W दैट शुड बी योर क्यू लोअर। तो यहाँ से क्यू लोअर की वैल्यू आप निकाल सकते हो 90 आ जाएगी। क्यू लोअर की वैल्यू कितनी आ गई 90, और W आपको दे रखा है कितना 30, तो 90 डिवाइडेड बाई 30, COP आपकी 3 आ जाएगी। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अच्छे से मैंने, क्यू हायर की वैल्यू उसने 120 किलोवाट दी, वर्क इनपुट जो हम दे रहे हैं 30 किलोवाट, क्यू लोअर हमें निकालना होगा दैट इज़ क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, क्यू हायर माइनस W दैट शुड बी 90। COP क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, क्यू लोअर अपॉन में वर्क इनपुट, क्यू लोअर की वैल्यू आ गई 90 अपॉन 30 दैट शुड बी इक्वल टू में 3। बच्चे गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स, बच्चों की गलती यही रहती है कि वो इस क्यू हायर को ही यहाँ पर, ये जो क्यू हायर है इसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। आपका एक मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए आप COP ऑफ हीट पंप निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट COP ऑफ हीट पंप कैसे निकालोगे, क्यू हायर अपॉन में W करके, क्यू हायर अपॉन में W, क्यू हायर की वैल्यू 120 है, W की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3, आपका आंसर यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ से जब आप इसे सोल्व करते हो 30, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। आपने हीट पंप की निकालनी थी रेफ्रिजरेटर की, तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, आपके पास राइट आंसर 3 आ जाएगा। आप 3 निकाल सकते हो। यहाँ पर आप 1 से 2 सेकेंड यहाँ पर आप सेव कर सकते हो अपनी, आपको क्यू लोअर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट 120 डिवाइडेड बाई 30 अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया 4, और 4 माइनस 1 करके कर लिया 3। आप दोनों में से कोई से मेथड से कर सकते हो, आपके आंसर सेम ही आएंगे यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स कॉमन फैक्ट। कॉमन फैक्ट क्या होता है यहाँ पर, ये आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशनर इज़ मोर देन द कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ध्यान रखिएगा जो AC का जो COP निकलता है वो हमेशा रेफ्रिजरेटर के COP से, ऑलवेज रेफ्रिजरेटर के COP से ज़्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है वो लार्ज टेम्परेचर रेंज को हैंडल करता है। उसका जो लार्ज टेम्परेचर रेंज मतलब क्या है, देखिए जो AC होता है, AC मैं मानता हूँ कि कहीं का किसी जगह का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, इतना होता नहीं है लेकिन अज्यूम कीजिए किसी जगह का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और मैं उस जगह का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस लाना चाहता हूँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 50 होगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या करते हैं, जैसे किसी जगह का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है और मैं कितना -25 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ, तो टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो COP में होता क्या है, COP में होता है क्यू लोअर अपॉन में, अगर मैं क्यू लोअर अपॉन में क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये होता है। और आपका रिवर्सिबल के केस में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल के केस में हो जाएगा T लोअर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर। अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा, ये डिफरेंस अगर आपका बढ़ेगा तो COP की वैल्यू कम आएगी। AC के केस में ये जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। आप खुद देख लीजिए, जो हम घर में बैठते हैं, हमारे रूम का टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस सपोज कीजिए चला गया, और मैं कितना चाहता हूँ मेरे कमरे का टेम्परेचर 20 हो जाए, तो डिफरेंस कितना मिला 20। लेकिन अगर मैं फ्रिज की बात करूँ, फ्रिज में हम बर्फ़ जमा रहे हैं,
हम चाहते हैं वो 0 से भी कम चला जाए, तो वहाँ पर हमारा डिफरेंस जो होगा वो 40 मोर देन 40 हो गया। और अगर ये नीचे का डिफरेंस बढ़ेगा तो COP की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए आपके AC की जो COP होती है वो ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर की COP कम होती है। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो AC का है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर। वाई? रेफ्रिजरेटर का COP कम है लेकिन AC का बिल फिर भी ज़्यादा आ रहा है। रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कम है एज़ कम्पेयर टू AC, लेकिन फिर भी AC का बिल हमें ज़्यादा क्यों पड़ता है? तो इसके बेसिकली 3 कारण हैं। देखिए, आपको जो स्पेस को ठंडा करना है वो ज़्यादा होता है। रेफ्रिजरेटर में आपके पास एक पर्टिकुलर छोटा सा स्पेस है जिसे आप ठंडा कर रहे हो, एक छोटा सा, एक रेफ्रिजरेटर डोर के अंदर छोटा सा आपका एक वेपोरेटर, और वहाँ पर आपने जगह बना रखी है जहाँ पर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको ठंडा करते हो। लेकिन AC जो है वो पूरे के पूरे कमरे को, जिसका स्पेस बहुत ज़्यादा है, उसे ठंडा कर रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, हीट जनरेशन सोर्स सच एज लाइट, फैन, पीपल एसेट्रा आर प्रेजेंट। हमारे कमरे के अंदर हीट जनरेशन सोर्स होते हैं, जैसे कि कमरे में पंखा होता है, आदमी होते हैं, इंसान में से क्या निकल रही होती है? हीट निकल रही होती है लगातार। ठीक, और लाइट होती है कमरे में, तो उसकी वजह से कमरे में हीट कंटेंट बढ़ जाता है, जिसका लोड भी AC के ऊपर पड़ता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ नहीं होता है ऐसा। रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई ज़्यादा हीट सोर्स नहीं है, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। ठीक, और उसमें कोई इतना हीट सोर्स प्रेजेंट नहीं होता, तो उस पर इतना लोड नहीं पड़ता। तीसरा क्या है, एयर कंडीशन स्पेस इज़ जनरली नॉट इंसुलेटेड। जो हमारे रूम होते हैं जहाँ पर AC लगा होता है वो इंसुलेट नहीं होता, बाहर की हीट कमरे में एंटर कर जाती है। ठीक, ए लॉट ऑफ हीट लीकेज टेक्स प्लेस, कमरे में बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर बंद होता है, क्लोज होता है, इंसुलेटेड होता है, उसके अंदर कहीं से हीट आती नहीं है। ठीक, तो वहाँ पर सिस्टम पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो ये बेसिक 3 कारण रहेंगे जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो AC का है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर, जबकि COP AC का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर। ध्यान रखिए, AC का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा स्पेस को ठंडा करना है, कमरे में हीट जनरेशन सोर्स पॉसिबल है। और तीसरा क्या है, कमरे के अंदर हीट आ जा रही है। रेफ्रिजरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता, रेफ्रिजरेटर का स्पेस भी कम है जो आपको ठंडा करना है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई पंखा, आदमी कुछ नहीं है जो हीट को प्रोड्यूस करे, और रेफ्रिजरेटर के अंदर कहीं बाहर से हीट आ भी नहीं रही। तो ये 3 केस रहते हैं जनरली। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले होता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं? वर्किंग फ्लूइड विच सर्कुलेट्स थ्रू द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स टू प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन। एज वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट करता है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स के अंदर। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? 4, बेसिकली 4, इवेपोरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग वाल्व या फिर एक्सपेंडर। ये चार आपके रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जो रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं इक्विपमेंट से रेफ्रिजरेशन क्या होता है? प्रोवाइड होता है। और इनके अंदर क्या करता है? वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट करता है। जो लोअर टेम्परेचर से हीट ऐड होती है वो किसके अंदर ऐड होगी? रेफ्रिजरेंट के अंदर। रेफ्रिजरेंट ही हायर टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट करके आता है, तो उसे हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। इसे हमें एक टॉपिक में अलग से एक इसका अलग से एक चैप्टर रहेगा हमारे पास। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसे कहेंगे? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट कितनी एब्जॉर्ब की जा रही है, यानी कि क्यों लोअर ही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। आपको जगह को ठंडा करना है, एक पर्टिकुलर स्पेस को ठंडा करना है, तो वहाँ से हीट निकालनी पड़ेगी। तो जो हीट निकाली जा रही है उसी हीट को क्या बोला जाता है? उसी हीट को कहा जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है? जो आपने हीट निकाली है ना, हीट निकाली है, वो किस रेट से निकाल रहे हो, उसे कहा जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है कि पर्टिकुलर स्पेस को ठंडा करने के लिए आप वहाँ से जो हीट को निकालते हो उसे कहा जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और उस हीट को किस रेट से निकाल रहे हो, यानी कि हीट रिमूव्ड पर सेकेंड, उसे कहा जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। वो हमारी होती है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपको किस में मिलेगा? देखिए, हीटिंग इफेक्ट
बेसिकली हीट रिजेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, बेसिकली आपको हीट पंप के अंदर ये मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर जगह को गर्म करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस को, विंटर में हम उस जगह को गर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग हीट ऐड करने में इंटरेस्टेड है कि वहाँ पर हीट, उस पर्टिकुलर जगह पर हीट कितनी ऐड होती है। तो हीट रिजेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पर कितनी हीट रिजेक्ट करता है उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि था हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग कैपेसिटी क्या होता है? हीटिंग कैपेसिटी, हीट रिजेक्टेड पर सेकेंड इज कॉल्ड हीटिंग कैपेसिटी। जो हीट है वो किस रेट से वहाँ पर निकाली जा रही है, रेफ्रिजरेंट किस रेट से हीट को निकालता है, या फिर पर्टिकुलर जगह में किस रेट से हीट को ऐड किया जा रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे हीटिंग कैपेसिटी, दैट इज़ हीटिंग कैपेसिटी। फ्रेंड्स प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेने हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए एग्ज़ाम में, उससे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और कुछ नहीं होता। रिवीजन के लिए अपने बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है, इन द बिलो फिगर ई इज़ अ हीट इंजन। आपको एक ई दे रखा है जो कि बेसिकली हीट इंजन है, जिसकी एफिशिएंसी आपको दे दी 0.4 इस हीट इंजन की एफिशिएंसी रहेगी। एंड आर इज़ अ रेफ्रिजरेटर, ये आर आपका क्या है, ये एक रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे दिया है, रिलेशन क्या दिया है, Q2 + Q4 इज इक्वल टू में 3Q1। द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर बता दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बेसिक साइकिल समझा देता हूँ। ये हीट इंजन ई है जो क्या कर रहा है, जिसको Q1 हीट की सप्लाई की जा रही है, जो Q2 हीट को रिजेक्ट कर रहा है और बदले में W वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक, ये जो W वर्क इस हीट इंजन ने प्रोड्यूस किया है, ये W वर्क हमने दे दिया रेफ्रिजरेटर को, क्योंकि रेफ्रिजरेटर काम तभी करेगा जब उसे वर्क सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर Q4 अमाउंट की हीट को उठा रहा है एरो से, देखिए डायरेक्शन देखिए, Q4 अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और Q3 अमाउंट की हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये काम है किसका, रेफ्रिजरेटर का। यहाँ पर वो पूछ रहा है COP बताइए रेफ्रिजरेटर का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिया है उसने कहा है Q2 + Q4 दैट शुड बी 3Q1, और हमें दे दिया एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दैट इज बेसिकली 0.4, और हमें कहता है रेफ्रिजरेटर की COP निकाल दो। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकाली जाएगी, देखिए रेफ्रिजरेटर की COP क्या होगी, Q4 अपॉन में W, कितनी अमाउंट की हीट वो उठा रहा है, दैट इज Q लोअर विच इज Q4, और उसे वर्क कितना दिया गया, दैट इज W। तो ये हो जाएगी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रिलेशन है Q2 + Q4 दैट शुड बी 3Q1, और मुझे Q4 चाहिए, मुझे W चाहिए। तो अब मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, उसने मुझे हीट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है, तो मैं इस टर्म को यूज़ करूँगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो ये मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होगा। तो यहाँ पर वर्क डन W है, वर्क डन W है, और हीट सप्लाइड उसे की जा रही है दैट इज Q1। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास रिलेशन वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड Q1, जिसकी एफिशिएंसी 0.4 है। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू में W डिवाइडेड बाई 0.4, ये 0.4 नीचे आ गया, Q1 ऊपर चला गया, तो मेरे पास इस Q1 की वैल्यू आ गई दैट इज 2.5 W। अब अगर मैं इसमें पहली बात मैंने Q1 की वैल्यू को निकाल लिया 2.5 W की टर्म्स में, ऐसा क्यों किया मैंने, अब मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट Q1 की वैल्यू आ चुकी है, Q1 की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रख दूंगा, Q1 की वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा, Q2 और निकाल लेता हूँ। Q2 कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q2 दैट शुड बी W। तो यहाँ से Q2 मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, Q1 माइनस W, ये मेरे पास Q2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसी इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ यूज़ करता हूँ, तो Q1 माइनस W, Q1 की वैल्यू 2.5 W, और W है ही, तो यहाँ से 1.5 W, ये मेरे पास Q2 भी आ गया, Q1 भी आ गया, किसकी टर्म्स में, W की टर्म्स में। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, Q2 की वैल्यू रख दो, Q1 की वैल्यू रख दो, आपके पास Q4 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी टर्म्स में, W की टर्म्स में। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर रखा, Q1 की जगह आपने 1.5 W रख दिया, ये सॉरी Q2 की जगह पे 1.5 W, Q4 आप इसकी वैल्यू निकालोगे, एंड Q1 की जगह पे आप
1Q1 था तो आपके पास कितना था 2.5। अब यहाँ पर 3Q1 है, 3Q1 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ से Q4 की वैल्यू आ गई, दैट इज 6 वोट। अब हमें निकालना है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या था हमारे पास, Q4 अपॉन में W, तो Q4 आ गया 6 वोट, 6 वोट अपॉन में W, तो यहाँ से हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 इसका COP हो गया 6, दैट इज C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें फिर से दिया है, इसमें क्या कहता है, इसमें हमें कहता है एक हीट पंप है जिसे आप यूज़ कर रहे हो हीट अ हाउस, एक घर को गर्म करने के लिए, इन द विंटर, एंड रिवर्स टू कूल अ हाउस इन द समर। मतलब सर्दियों में आप घर को ठंडा कर रहे हो और गर्मियों में आप घर को ठंडा कर रहे हो और सर्दियों में घर को आप गर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द हाउस इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो कमरे का, घर का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफर थ्रू द हाउस वॉल इज 7.9 किलो जूल पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर 7.9 किलो जूल की जो हीट है वो घर से बाहर चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और आउटसाइड टेम्परेचर मुझे दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर जो सर्दियों में है वो दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड बताओ टू ड्राइव द हीट पंप इन किलोवोट। ध्यान रखिए किलोवोट में पूछी है, तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं कितनी मिनिमम पावर हीट पंप को सप्लाई करूँ ताकि मेरा कमरा गर्म रहे। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम की बात हो गई ना, मिनिमम पावर देनी पड़ रही है, मतलब आपका सिस्टम जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंट है, मतलब वो रिवर्सिबल डिवाइस है। और आप रिवर्सिबल डिवाइस है तो COP में आप टेम्परेचर वाला फॉर्मूला, टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो COP निकालने के लिए। तो उसने मुझे सिंपली कहा है हीट पंप के लिए मुझे क्या निकालना है, हीट पंप का मुझे वर्क निकालना है। तो COP क्या होता है, COP मेरे पास सिंपल होता है Q हायर अपोन में वर्क सप्लाइड, ये होता है COP ऑफ हीट पंप। हीट पंप का COP होता है टेम्परेचर की टर्म्स में क्या हो जाएगा, T हायर अपोन में T हायर माइनस T लोअर, ये मेरे पास हो जाएगा। अब मुझे टर्म्स पता करनी है, मुझे इस W की वैल्यू निकालनी है, W चाहिए। Q हायर क्या होगा, देखिए वो कहता है कि जो घर से, जो हाउस से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो 7.9 किलो जूल पर सेकेंड हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो कमरे में टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, कमरे से बाहर जाएगी हीट, और अगर कमरे से हीट बाहर जाएगी तो कमरा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं तो अपने कमरे को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहता हूँ, सर्दियों में अपना कमरा गर्म रखना चाहता हूँ। तो ये कैसे होगा, ये पॉसिबल होगा जो हीट बाहर गई है, 7.9 की जो हीट बाहर गई है उसे वापस लेके आओ। मतलब Q हायर हो जाएगा, मतलब कि इतनी हीट वापस कमरे के अंदर ऐड करनी है। तो Q हायर की वैल्यू हो गई 7.9, Q हायर हो गया 7.9। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसे। तो हायर टेम्परेचर कितना हो गया 293 केल्विन, जो कि कमरे का टेम्परेचर है। Q कितना हो गया 7.9 किलो वोट, जो कि बाहर गई है, जूल पर सेकंड यानी कि वोट। लोअर टेम्परेचर 278, ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, अगर केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, ये 273 प्लस 5 278 हो गया, 273 प्लस 20 293 हो गया। यहाँ पर बेसिक साइकिल क्या रहेगी, 5 डिग्री सेल्सियस से हीट को उठाया, 20 डिग्री सेल्सियस पर हीट को फेंक दिया, बदले में इसे वर्क डन देना पड़ा। ठीक, Q कितना है 7.9 किलोवाट। मिनिमम पावर यानी कि रिवर्सिबल हीट पंप, तो यहाँ पर देखिए COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, Q डिवाइडेड बाय W। COP ऑफ हीट पंप कितना होता है, T हायर अपॉन में T हायर माइनस T लोअर फॉर रिवर्सिबल हीट पंप। अब देखिए इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों को इक्वेट करते हो तो 7.9 अपॉन में W, 293 अपॉन में 15, हायर टेम्परेचर कितना है 293, T हायर माइनस T लोअर डिफरेंस कितना होगा 293 और 278 का डिफरेंस करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप W की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो आपके पास देखिए W कितना निकल कर आएगा, W आपके पास आएगा 404.44 वोट। लेकिन ये आंसर फिल मत कर देना मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। किलो वोट में पूछा है, किलो वोट में है 0.4044 किलो वोट, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.4044 किलो वोट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपके बेसिक फंडों को बिल्कुल क्लियर कर देगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल, एक रेफ्रिजरेटर स्टोरेज है, आपका फ्रिज है
जिसके अंदर 3600 केजी की फ़िश है, 3600 केजी की फ़िश जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर सप्लाई कर दी 3600 केजी, 3600 किलो फ़िश मैंने डाल दी जो कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। ठीक, फिश हैज़ टू बी कूल टू -23 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रिजर्विंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट डेट्रियोरेशन। वो कहता है कि अगर मैं अपनी फ़िश को -23 डिग्री सेल्सियस तक रखता हूँ तब वो प्रिजर्व रहेंगी लॉन्ग टाइम तक, बिना सड़े, बिना ख़राब हुए, बिना उनमें कोई खराबी आए। तो मुझे जो 27 डिग्री सेल्सियस की जो फ़िश है उसे मेरे को -23 डिग्री सेल्सियस पर रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि टेम्परेचर जब कम होगा ना तो बैक्टीरिया, एंजाइम्स, इनकी एक्टिविटी जो भी होती है वो कम हो जाती है। जितने भी में बैक्टीरिया, जर्म्स, फंगी जो भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी कम टेम्परेचर पे बहुत कम हो जाती है, लो टेम्परेचर पर बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, तो फिश ख़राब नहीं होगी। तो इतना टेम्परेचर करना चाहता है। वो कहता है ये जो कूलिंग होगी, कूलिंग टेक्स प्लेस 10 आवर्स, कूलिंग में लगेंगे 10 घंटे। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से -23 डिग्री सेल्सियस होने में जो टाइम लग जाएगा वो 10 घंटे का लगेगा। वो कहता है जो स्पेसिफिक हीट फिश की है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फिश। फिश के जमने से पहले जो स्पेसिफिक हीट है वो है 2 केजी किलो जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब अगर आप 1 केल्विन का चेंज लाना चाहते हो 1 केजी के अंदर, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, 1 केजी के अंदर 1 केल्विन का चेंज लाना चाहते हो, मतलब टेम्परेचर 20 से 21 करना चाहते हो या 20 से 19 चेंज लाना चाहते हो, तो जो आपको हीट देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वो फिश की दे रखी है कितनी, 2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और 0.5 किलो जूल पर केजी पर केल्विन दे रखी है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आपको ये दे दी, और फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपका -3 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट की वैल्यू है वो है 230 किलो जूल पर केजी। व्हाट इज़ द पावर टू ड्राइव द प्लांट इफ़ द एक्चुअल सीओपी इज़ हाफ देन द आइडियल सीओपी। वो कहता है कि मुझे कितनी पावर देनी पड़ेगी प्लांट को यदि मेरी जो एक्चुअल सीओपी है वो आइडियल सीओपी का कितना हो जाए, हाफ हो जाए। आइडियल सीओपी कब निकलती है, आइडियल सीओपी निकलती है मैक्सिमम के केस में, रिवर्सिबल के केस में, और रिवर्सिबल के केस में आप सीओपी को टेम्परेचर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, ये रेफ्रिजरेटर है तो आप टी लोअर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर का फॉर्मूला लगा सकते हो इन केस ऑफ आइडियल। लेकिन उसने कहा है कि एक्चुअल जो है वो आधा है, तो आप आइडियल का करके उसको हाफ कर दो, आपके पास एक्चुअल निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपकी जो फिश है वो 3600 केजी आपको दे दी है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है, और आप चाहते हो उसे -23 डिग्री सेल्सियस पर लाना। केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 300 केल्विन ये हो जाएगा, और 250 केल्विन ये हो जाएगा। 273 में 27 ऐड करोगे 300 आ गया, 273 में -23 करोगे 250 आ गया। टाइम आपको दे दिया, टाइम 10 घंटे में कूलिंग करनी है। ठीक, स्पेसिफिक हीट फिश का दे रखा है 2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट फिश का जो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ये अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, C2 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वो दे दिया 0.5 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और जो फिश का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -3 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट किस लिए चाहिए, फेस को चेंज कराने के लिए, उसकी वैल्यू दे दी 230 किलो जूल पर केजी। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, आपको 27 डिग्री सेल्सियस की जो फिश है उसको -23 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए 27 डिग्री सेल्सियस की जो आपकी फिश है, 27 डिग्री सेल्सियस की जो फिश है उसे आपको किस पे लेके आना है, -23 पे। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट है -3, तो इसे पहले -3 तक लेके आना होगा। ध्यान रखिएगा, इसे -3 तक लेके आना होगा। ठीक, अब -3 पर ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगी, -3 पर ये फ्रीज होंगी तो वहाँ पर लेटेंट हीट निकलेगी, लेटेंट हीट। और फिर इस -3 से आप कहाँ जाओगे, -3 से आप -23 तक जाओगे। ठीक, तो ये रहेगा प्रोसेस। अब जो सारी की सारी हमें हीट निकालनी होगी, टोटल मैंने आपको बताया था कूलिंग लोड। ठीक, कितनी हीट आपको निकालनी होगी, सबसे पहले जो आपको 27 से -3 पर आना है तो उसके लिए MC डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाओगे। MC अभी फिश का अबो द फ्रीजिंग पॉइंट लगेगा, और डेल्टा टी हो जाएगा क्या, डेल्टा टी किसके बीच में, 27 और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस रहेगा। फिर उसके बाद एक हीट आपको लेटेंट हीट में निकालनी पड़ेगी ताकि वो उसको फ्रीज कर सके।
ठीक, उसकी स्टेट को चेंज कर सके। और उसके बाद जब वो फेस चेंज हो जाएगा उसके बाद उसे -23 तक लेके आना होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया, देखिए एम सी डेल्टा टी मतलब 27 यानी कि 300 केल्विन, उसे किस पे लेके आना है 3 डिग्री सेल्सियस। 3 कितना होगा -3 डिग्री सेल्सियस, तो -3 हो जाएगा आपका 270। तो पहली हीट तो आपने -3 तक पहुंचा दिया। अब उसका फेस चेंज करना है। फेस चेंज करने के लिए 3600 मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट, क्योंकि 1 kg के लिए 230 है तो 3600 के लिए कितना हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 230। उसके बाद उसका टेम्परेचर -3 से आपको लेके जाना है -23 पर। तो डिफरेंस कितना हुआ 20 का, ध्यान रखिएगा डिफरेंस कितना हुआ 20, -3 मतलब कितना 270, और आपका 23 पर लेके जाना है -23 पर, तो वो हो जाएगा 250। ठीक, तो एम सी डेल्टा टी, यहाँ पर सी आपका कौन सा, जब फिश फ्रीज हो चुकी है। यहाँ पर सी कौन सा, जब फिश अभी फ्रीज नहीं हुई है। चलिए, तो यहाँ से आपके पास जो पूरा हीट लोड निकला वो 30 किलोवाट निकला। अगर मैं आइडियल सीओपी की बात करूँ, आइडियल सीओपी देखिए क्या होता है, क्यू लोअर अपॉन में डब्ल्यू, कितनी हीट निकालनी है 30 की हीट निकालनी है, तो 30 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ये हो जाएगा सीओपी। आइडियल सीओपी को मैं टी लोअर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर भी लिख सकता हूँ। तो लोअर टेम्परेचर कितना है, लोअर टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको -23 तक लेके जाना है, तो -23 हो जाएगा 250। ठीक, और ये डिफरेंस कितना है 27 और -23 के बीच का डिफरेंस 50 हो गया, तो ये आ गया 5। लेकिन ये आपका आइडियल सीओपी आया है। आइडियल सीओपी अगर आया तो मेरे पास आइडियल वर्क कितना आ गया, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से आइडियल वर्क आ गया 6 किलोवाट। लेकिन ये आइडियल आया है, जो एक्चुअल है वो उसका हाफ है, उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हाफ है। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसको डबल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वर्क देना पड़ रहा है। जितना मुझे देना है, मेरी परफॉर्मेंस आधी है तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल सीओपी इज़ हाफ द आइडियल सीओपी, इसलिए मुझे एक्चुअल वर्क डबल करना पड़ेगा। देखिए अगर वर्क प्रोड्यूस हो रहा होता तो ये वर्क आधा करना पड़ता, लेकिन अभी मुझे देना पड़ रहा है और सिस्टम मेरा क्या है, आइडियल का हाफ है, 1/2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा ताकि मेरे पास एक्चुअल वर्क निकल कर आ सके, दैट इज़ 12 किलो वोट। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज VCRS साइकिल। VCRS सिंपल VCRS साइकिल यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए 4 बेसिकली इसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा 4 इक्विपमेंट्स है। ये है मेरा इवेपोरेटर, ये है मेरा कंप्रेशर, ये है मेरा कंडेंसर और ये है मेरा थ्रोटलिंग वाल्व। होता क्या है, देखिए मैं इसकी बेसिक साइकिल आपको यहीं पर समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देखिए रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है, इस पूरे के पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है यहाँ से ये, और ये साइकिल देखिए एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये वर्क को एब्जॉर्ब करने वाली साइकिल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर आएगा। इवेपोरेटर वो जगह होती है जहाँ पर आपकी कूलिंग होती है, जहाँ पर आपकी चीज़ें ठंडी होती है, बर्फ़ जहाँ पे आप जमाते हो, बर्फ़ जहाँ पर आपकी बर्फ़ बनती है, तो वो इवेपोरेटर होता है। वहाँ से हीट को निकालना पड़ता है। वो हीट निकाली कहाँ जाती है, वो हीट रेफ्रिजरेंट में ऐड होती है। तो यहाँ से स्पेस ठंडा किया जाता है, वो हीट जाएगी इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट के अंदर। रेफ्रिजरेंट उस हीट को लेकर जाएगा, उसे कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएंगे। कंप्रेस करने के बाद उसे कंडेंसर में भेजा जाएगा। कंडेंसर में वो क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट कर देगा। जो फ्रिज के पीछे से गर्मी निकलती है वो इसी वजह से निकलती है, ये रेफ्रिजरेंट रिजेक्ट करता है। फिर उसे थ्रोटल वाल्व से पास किया जाएगा। थ्रोटल वाल्व में क्या होता है, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर यहाँ पर उसकी एक्सपेंशन होती है, बेसिकली प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। प्रेशर हम यहाँ पे क्यों रिड्यूस करते हैं, अब कुछ टर्म्स बताता हूँ मैं। प्रेशर इसलिए रिड्यूस किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेशर अगर आप रिड्यूस नहीं करोगे तो जब वो इवेपोरेटर से पास होगा तो उस केस में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और फिर वो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। लोअर स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब कराना है तो इसका प्रेशर जब ये कंडेंसर से निकलता है, कंडेंसर से जब ये बाहर निकलेगा, कंडेंसर से बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर ड्रॉप कराना होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी गिरेगा, तभी वो हीट को
को उठाएगा। और हमने कंप्रेशन में प्रेशर को क्यों बढ़ाया है? कंप्रेशर के अंदर हम प्रेशर टेम्परेचर इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि कंडेंसर में जब वो जाएगा तभी वो अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा जब उसका प्रेशर और टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो। एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो तभी तो वो अपनी हीट को बाहर निकालेगा, वरना क्यों निकालेगा? कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, किसी भी तरह का प्रेशर में चेंज नहीं आता। तो कंडेंसर में क्या हुआ, हीट को बाहर फेंक दिया। कंडेंसर में प्रेशर तो ज़्यादा, कंडेंसर से जब निकला उसका प्रेशर ज़्यादा था, अब उसे हीट को गेन कराना है तो उसका प्रेशर भी ड्रॉप कराना होगा। तो ये बेसिकली 4 प्रोसेस रहती है सिंपल वीसीआरएस साइकिल के अंदर। चलिए यहाँ पर ये टीएस डायग्राम जो वीसीआरएस साइकिल की जो हमसे सीओपी पूछी जाती है उसके लिए टीएस डायग्राम आपको आना बहुत ज़रूरी है। टीएस डायग्राम को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर होता क्या है, रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज होता है। इवेपोरेटर के अंदर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिए, इवेपोरेटर के अंदर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, वो वेपर कंडेंसर के अंदर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फेस चेंज देखने को मिलता है। तो आपकी वेपर डोम आएगी। क्या आएगी? वेपर डोम। देखिए अब सबसे पहले होता क्या है, 1 से 2 में होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कम आइसेंट्रोपिक यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी पे उसे कंप्रेस किया जाता है, तभी तो उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने 1 से 2, देखिए जब वो इवेपोरेटर से बाहर निकलता है, इवेपोरेटर ये सिंपल वीसीआरएस साइकिल है, सिंपल, या फिर आप कह सकते हो आइडियल वीसीआरएस साइकिल। आइडियल इसमें क्या होता है, जब वो इवेपोरेटर से बाहर निकलेगा तो वो सैचुरेटेड वेपर होगा। ये होती है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो मैं आपको बता चुका हूँ। सैचुरेटेड लिक्विड ये होता है सैचुरेटेड वेपर। तो वो सैचुरेटेड वेपर से एंटर करेगा कंप्रेशर के अंदर। कंप्रेशर में उसका कंप्रेंशन किया जाएगा, उस कंप्रेस किया जाएगा, जिससे उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी पे होगा ये प्रोसेस। एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब कंडेंसर के अंदर क्या होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को रिजेक्ट करेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करेगा तो हीट निकलेगी तो उसकी एंट्रोपी गिर जाएगी, एंट्रोपी गिरेगी। अब कांस्टेंट प्रेशर को टीएस डायग्राम पर कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 इस तरीके से, मतलब वेपर डोम के बाहर इंक्लाइन लाइन, वेपर डोम के बाहर इंक्लाइन लाइन, वेपर डोम के अंदर स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस किया था। तो 2 से 3 में क्या हुआ, कंडेंसर के अंदर हीट को रिजेक्ट किया गया। 3 से 4 में क्या होता है, थ्रोटलिंग होती है। थ्रोटलिंग ध्यान रखिएगा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है थ्रोटलिंग, यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए हम इसे डॉटेड से शो करते हैं, डॉटेड से। और एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ रही है तो ये आगे की तरफ मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है ये लाइन। तो यहाँ पर 3 से 4 में इसका प्रेशर ड्रॉप कराया जाता है, इसका टेम्परेचर भी कम होता है, प्रेशर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा। और ये 3 से 4 हमारी कैसी प्रोसेस रहेगी, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट पर 4 पॉइंट पर एंथैल्पिक कांस्टेंट रहेगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, थ्रोटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, काफ़ी हाईली इरिवर्सिबल। उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर एंटर करेगा, इवेपोरेटर में वो हीट को गेन करेगा, हीट को गेन करेगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर फेस चेंज होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडेंसर के अंदर भी उसका फेस चेंज हो रहा है और इवेपोरेटर के अंदर भी उसका फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ से 4 से 1 में उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि फेस चेंज होता है। तो 4 से 1 में वो क्या करेगा, हीट को ऐड करेगा। तो ये रहेगी बेसिकली सिंपल वीसीआरएस साइकिल। चलिए, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेंशन हुआ 1 से 2 में, आइसेंट्रोपिक कंप्रेंशन 2 से 3 में क्या हुआ, 2 से 3 में आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर वो हीट को रिजेक्ट करेगा। 3 से 4 में होता है थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये हमारी डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है। और 4 से 1 में फिर से आइसोबैरिक हीट एडिशन, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को ऐड करता है। इवेपोरेटर के अंदर और कंडेंसर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चलिए, अब हमारी अजम्पशन क्या है वीसीआरएस साइकिल की। वीसीआरएस साइकिल की बेसिक अजम्पशन क्या रहेगी, देखिए रेफ्रिजरेंट लीव्स द इवेपोरेटर एज सैचुरेटेड वेपर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इवेपोरेटर से बाहर निकलेगा तो वो वेपर की फॉर्म में होगा। जब एंटर किया था तो वो लिक्विड था, जब बाहर निकला तो वो वेपर की फॉर्म में होगा और सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में होगा। ठीक,
रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड। जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर निकलेगा तो वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। ध्यान रखिएगा, कंडेंसर से जब बाहर निकला है यहाँ पर जब वो कंडेंसर से बाहर निकला है, ये कंडेंसर से बाहर निकला तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पर है और यहीं से फिर इसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड। कंप्रेंशन इज आइसेंट्रोपिक। जो कंप्रेशर के अंदर जो कंप्रेशन होगा वो आइसेंट्रोपिक होगा। देयर आर नो प्रेशर ड्रॉप इन द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। ध्यान रखिए, रेफ्रिजरेंट के अंदर कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। तो ये बेसिकली 4 एजम्पशन है हमारी सिंपल VCRS साइकिल की। चलिए अब देखते हैं डॉटेड लाइन का। मैंने आपको रीज़न बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर डॉटेड लाइन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ही पता होता है, लेकिन हमें बीच का ये पाथ नहीं पता होता कि ये पाथ यहाँ से यहाँ तक आया कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी इज अननोन। टेम्परेचर यहाँ पर एंट्रोपी का फंक्शन है, वो हम नहीं जानते। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फंक्शन इज अजूली अननोन, हम नहीं जानते ये स्टेट आई कैसे है, तो इसलिए हम लोग इसे डॉटेड से दिखाते हैं। बस हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही पता है। अब देखिए, पीएच कर्व भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो पीएच कर्व यानी कि प्रेशर एंथैल्पी कर्व भी आपको समझना होगा। प्रेशर एंथैल्पी देखिए 1 से 2 में क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या हुआ है, आपका प्रेशर बढ़ा है, कंप्रेशर के अंदर प्रेशर बढ़ा है, उसकी एंथैल्पी भी बढ़ी है। तो 1 से 2 आपकी इस तरह से दिखाई जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। पीएच डायग्राम जो आपका टीएस डायग्राम होता है, टीएस डायग्राम आपका वेपर डोम इस तरीके से इस तरह से बनता है, लेकिन ये जो पीएच डायग्राम है ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में प्रेशर भी बढ़ा, एंथैल्पी भी बढ़ी। स्टेट कौन सी थी यहाँ पर, सैचुरेटेड वेपर। कहाँ पर, कंप्रेशर के अंदर। अब क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का रिजेक्शन। तो हीट निकाल लोगे तो एंथैल्पी गिर जाएगी। एंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो एंथैल्पी गिरेगी, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी गिर गई, तो ये हुआ 2 से 3 प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ, थ्रोटलिंग प्रोसेस हुई। थ्रोटलिंग प्रोसेस एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। तो 3 से 4 में प्रेशर ड्रॉप हुआ है, प्रेशर ड्रॉप हुआ है, प्रेशर नीचे गया, ठीक, और एंथैल्पी कांस्टेंट। तो ये कर्व इस तरीके से आ गया। 4 से 1 में क्या होगा, 4 से 1 में इवेपोरेटर के अंदर हीट ऐड हुई है। इवेपोरेटर के अंदर हीट ऐड हुई है मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करोगे तो एंथैल्पी बढ़ेगी। प्रेशर कांस्टेंट रखा, हीट ऐड हुई तो एंथैल्पी हमारी बढ़ गई। तो ये प्रोसेस रहती है। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 को मैंने डॉटेड नहीं दिखाया, 3 से 4 डॉटेड नहीं दिखाया गया। इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट का आंसर मैं आपको दे दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इन द पीएच कर्व प्रोसेस 3 से 4 इज नॉट शोन डॉटेड इवन थो इट इज़ इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होने के बावजूद भी हम डॉटेड से नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एंथैल्पी इज नोन। हमें पता है जो प्रेशर जिस फंक्शन किसका, एंथैल्पी का, वो हम जानते हैं। यहाँ पर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। आपकी एंथैल्पी कॉन्स्टेंट है, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट है तो आप पहले से जानते हैं कि ये इसी प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस हुई है। क्या है, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट। पिछली वाली प्रोसेस में हम नहीं जानते थे। यहाँ पर देखिए हम नहीं जानते कि ये 3 से 4 प्रोसेस कैसे आई, ये ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर हमारे पहले से ही एंथैल्पी हमारे पास कांस्टेंट है, एंथैल्पी कांस्टेंट है तो कर्व ऐसे ही आएगा नीचे की तरफ, तो हम स्टेट को पता कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे डॉटेड नहीं दिखाया। चलिए अब देख लेते हैं एक HS डायग्राम, एंथैल्पी एंट्रोपी कर्व फॉर VCRS साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये HS, इसी को मोलियर डायग्राम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। HS डायग्राम को मैंने बताया था आपका मोलियर डायग्राम भी कहते हैं। तो इसके ऊपर मुझे दिखाना है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब देखिए ये क्या रहेगा आपका, ये आपका रहेगा सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, ये सैचुरेटेड वेपर। तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेशर के अंदर कांस्टेंट एंट्रोपी पर कंप्रेशन होगा।
तो कांस्टेंट एंट्रोपी पर कंप्रेशन होगा तो एंथैल्पी बढ़ेगी और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से सैचुरेटेड वेपर से शुरू होगा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई जिसमें आपकी एंथैल्पी भी बढ़ गई और एंट्रोपी कांस्टेंट रही। ठीक, पहली लाइन ये हमारे पास आ चुकी है। देखिए 1 से 2 ये स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल 1 से 2 बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को रिजेक्ट कर दिया गया। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करोगे तो एंथैल्पी गिर जाएगी, एंथैल्पी गिर गई तो हमारे पास इस तरह का कर्व आ गया। ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी गिर गई और ये कब तक जाएगी, जब तक सैचुरेटेड लिक्विड नहीं बन जाता। कंडेंसर के अंदर हो रही है ये प्रोसेस। ये हमारे पास 2 से 3, ये 2 से 3 हो गई। ठीक, अब उसके बाद कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। उसमें क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, एंथैल्पी कांस्टेंट। तो एंथैल्पी कांस्टेंट, एंट्रोपी बढ़ गई तो कुछ इस तरह से आएगा। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। ये हमारे पास 3 से 4 ग्राफ आ गया। अब क्या होगा, हीट एडिशन होगा। किसके अंदर, इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर आप हीट ऐड करोगे किस पर, इवेपोरेटर के अंदर हीट ऐड की कांस्टेंट प्रेशर पर, जिससे हीट ऐड करने से उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी बढ़ेगी, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी क्योंकि आप उसके अंदर हीट ऐड कर रहे हो। तो 4 से 1 आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। इसमें आपकी एंथैल्पी भी बढ़ गई और एंट्रोपी भी बढ़ गई। चलिए, तो ये हो गया पूरी की पूरी साइकिल। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन, उसके बाद आपकी आइसेंथैल्पिक थ्रोटलिंग प्रोसेस, उसके बाद आपकी इवेपोरेटर के अंदर जो हीट एडिशन हुआ है रेफ्रिजरेंट के अंदर। तो ये हमारे पास VCRS एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। देखिए 3 डायग्राम समझा दिए मैंने, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम और आपके पास HS डायग्राम। ये 3 डायग्राम हमने कवर कर लिए। चलिए अब फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकाला जाएगा सिंपल VCRS साइकिल का। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। विदिन 24 आवर्स आपके डाउट का आंसर मैं कर दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8053918722 इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।